हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर किया है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक डेफिनेशन देखा। सेकंड लेक्चर में हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में देखा। उससे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स किए। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली वो पिछला वीडियो जरूर देख ले। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अच्छी अच्छी मैंने क्वेश्चन करा रखी है और उसके बाद फिर ये वीडियो को देखें तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मैं हूं माजिद इकबाल, आपका फिजिक्स कोच, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स फन। लेक्चर नंबर 3, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये क्या है, ये चार्ज एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड इट्स इफेक्ट। मीन्स जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उसके बारे में स्टडी है ना। और वो जब रेस्ट में रहेगा तो अपने अराउंड जो चीज क्रिएट करेगा, जो फोर्स लगाएगा, वो सब चीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो अपने लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में देख रहे हैं। क्या चीज देख रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो शुरुआत करते हैं हम लोग लास्ट लेक्चर के जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए उसके बारे में। तो क्या पढ़े हम लोग? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या ऐसे लिख दो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है ना। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है कि चार्ज एक पैकेट में आता है। क्या आता है? चार्ज एक पैकेट में आता है। और इस जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, ये प्रॉपर्टी वाले को देने वाले महान साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट एल्बर्ट मिलिकन। यस, मिलिकन है ना। और इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा किया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसके कारण इनको 1923 में नोबेल प्राइज भी मिला, है ना। इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। एक्चुअली बहुत सारे बुक में ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट 1910 में किया था। बहुत सारे बुक में ये वाला जो डेट है वो क्या है? 1909 है ना। तो बच्चों मैं ये चीज बता रहा हूं कि 1909 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। यस, सही किया था, लेकिन वहां पे ऑयल की जगह में पानी उसने इस्तेमाल किया था, है ना। तो और 1910 में क्या यूज किया? ऑयल यूज किया, क्योंकि पानी में प्रॉब्लम हो रहा था कि एवेपोरेट हो जा रहा था। ठीक है ना। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला? एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये निकला कि इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन, कि चार्ज जो होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 10 to the power -19 कूलम, है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। तो इस तरह उन्होंने एक फार्मूला लिखा। वो फार्मूला क्या था? कोई भी बॉडी में अगर मुझे टोटल चार्ज फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है? टोटल चार्ज। तो मैं क्या करूंगा? पहले मुझे जो चार्ज फाइंड करना है, जैसे इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो इलेक्ट्रॉन का नेचर तो नेगेटिव होता है, और अगर मुझे प्रोटॉन फाइंड करना है तो उसका नेचर तो पॉजिटिव होता है। तो पहले मुझे वो चीज डिसाइड करना है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देन आफ्टर मुझे क्या करना होगा? मुझे वो पार्टिकल कितने टाइम्स है, क्या बोला मैं? वो पार्टिकल कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 कितने टाइम्स है वो फाइंड करना होगा, है ना। और उसके बाद ये जो बेसिक एलिमेंट्री चार्ज है ना, इसी को हम लोग ई करते हैं, है ना। इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज मिल जाएगा उस बॉडी में, है ना। वेयर क्या था यहाँ पे बच्चों? एन क्या है? एक इंटीजर है। कैसा है? इंटीजर। मैं इसको पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूं, और एन की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, बट नॉट इन रेशियो,
अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ये वाले पॉइंट का ये मतलब हुआ कि चार्ज को तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि चार्ज को तोड़ा जा सकता तब उसको क्या चीज में लिखा जाता? रेशियो में, है ना। जैसे एक पिज्जा में आपको ले रहा हूं, है ना, ये सपोज करो एक पिज्जा है ना, तो ये पिज्जा में जनरली ऐसे कटा हुआ होता है ना। अब खाने वाले 3 लोग हैं, है ना, तो वो क्या दोगे आप? एक हिस्सा दोगे, तो एक आदमी को कितना पार्ट मिला? तो 1/3 मिला, है ना। एक आदमी को कितना मिला? 1/3। तो देखो यहां पे क्या किया, ये पूरे पूरे वाले चीज को, पूरे वाले बॉडी को, है ना, पूरे वाले पिज्जा को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। क्या किया गया? तोड़ दिया, मतलब ब्रेक कर दिया गया, है ना। उसके पूरे एक मतलब कंटिन्यूअस वैल्यू को ब्रेक कर दिया गया, है ना। और क्या बना दिया है? डिस्क्रीट वैल्यू। तो इसका मतलब ये भी होता है कि कोई भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिस्क्रीट होता है। क्या होता है? ठीक है ना, कंटिन्यूअस नहीं होता। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता? 1, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे होते जाता और यूं ही बढ़ते जाता, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है। और ये चीज भी आप समझ सकते हो कि कभी भी आप केमिस्ट्री में देखे थे तो क्या देखे थे कि जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा था तो कहीं पर भी वो क्या हो रहा था? चार्ज ब्रेक होकर के नहीं जा रहा था। जब भी जाता है तो कौन सा चार्ज जाता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? यस, बताइए। हाँ, इलेक्ट्रॉन जाता है। क्यों जाता है? हाँ, आवाज नहीं आ रही? हाँ, इलेक्ट्रॉन इसलिए जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास मैंने पहले लेक्चर में बता रखा है, बहुत कम होता है। और दूसरी बात क्या है? इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होता है, तो मुझे कम एनर्जी खर्च होती है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। और ये जो एनर्जी खर्च होती है इसको स्पेसिफिक टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कौन सा टर्म है? यस, वर्क फंक्शन, है ना। तो मुझे कम वर्क फंक्शन लगाना होता है, इसलिए मैं कौन सा चूज करता हूँ? इलेक्ट्रॉन को चूज करता हूँ। और अंदर जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है, आप इसे उतार लें काइंडली। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 देखने जा रहे हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 2 है क्या? चार्ज is a scalar quantity. Scalar quantity मतलब क्या हुआ भाई? ये स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? यस, हाँ, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। सर 11th की बात मत करो, 11th अच्छे से नहीं पढ़े, है ना। चलो कोई बात नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, है ना, मैं भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स क्या कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, है ना। और मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यस, हाँ, n इंटू यू से। n व्हाट इज n? n क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई बाउंडेज नहीं। एंड u व्हाट इज u? सुटेबल यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ, चलो ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या हुआ कि चार्ज को मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और दूसरी चीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी का और क्या दूसरी चीज है? कैन बी एडेड, कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं 1 + 2 इसको जोड़ो तो आप क्या बोलोगे? 3, है ना, यही बोलोगे। मैं बोलूंगा 1 × 2 करो तो आप क्या बोलोगे? 2, है ना। क्या ये अलजेब्रा है? क्या ये अलजेब्रा है? यस, है ना। तो देखो ये सब रूल, मतलब इसमें कौन सा रूल यूज होता है? बोल्ट्जमान, है ना, बोल्ट्जमान रूल यूज होता है ना। तो मतलब कहने का ये है कि चार्ज को हम लोग इसी तरह से जोड़ या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स ये वाला सारी चीज मैं
चार्ज के लिए यूज कर सकता हूं, है ना। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। मैं इसे साफ कर दूं। यस, सपोज करो कि ये एक बॉडी है ना। देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 डॉट्स बनाया हो, है ना। और हर डॉट्स की वैल्यू कितनी है? ई। कितनी है? ई। तो मैं पूछूं इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? यस, क्या बोलोगे बताओ? 1 2 3 4 5 6 गिनोगे। और चूंकि ये मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? सारी डॉट्स कैसी है? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लगाया मैंने, है ना। तो सारी डॉट्स कैसी है? पॉजिटिव। तो आप क्या बोल दोगे? 6E। ये क्या हो गया आपका टोटल चार्ज। इसमें कैसे किए हो आप? यस, यहाँ पर भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन क्या एडिशन का शॉर्टकट है। नहीं तो फिर E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस करके आप जोड़ते रहते हैं, है ना। चलिए ठीक है, इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो बच्चों ये है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ऐसा है कुछ कि ए नाम का एक बॉडी है, ये सारी बॉडी आइडेंटिकल है, ए और बी दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, मतलब शेप साइज सारी चीजें बराबर है, बस चार्ज में अलग है। ए में कितना चार्ज है? +3 माइक्रोकूलम। एंड बी में कितना है? -4 माइक्रोकूलम। मैंने क्या किया कि मैंने ये दोनों को टच करवा दिया। क्या करवाया? टच करवाया। उसके बाद सेपरेट कर दिया ये दोनों को। पहले ये दोनों अलग अलग था, दोनों को टच करवाया, फिर सेपरेट कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूं चार्ज ऑन ए बताओ एंड चार्ज ऑन बी बताओ, है ना। तो मेरे ख्याल से इतना होना चाहिए +3 माइक्रोकूलम बाई 2, और इधर कितना होना चाहिए? -4 माइक्रोकूलम बाई 2। होगा क्या? होगा क्या? यस, होगा? नहीं होगा, है ना। ठीक है, देखो अब कैसे नहीं होगा। तो देखो अब कैसे नहीं होगा, है ना। ऐसे कभी भी नहीं करना है, ठीक है। पहले क्या करना है, देखो बता रहा हूं मैं। देखो सपोज करो इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जब ये दोनों को मिलाऊंगा मैं, जब दोनों को मिलाऊंगा तो चार्ज क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इसकी पोटेंशियल ज्यादा, इसकी पोटेंशियल कम, है ना। तो जिसके कारण चार्ज क्या होगा? फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही तो होता है ना, क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है। हाँ, तो देखो जब मैं ये दोनों को मिलाऊंगा तो यहाँ पर चार्ज भी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस, उसके बाद जब मैं दोनों को अलग अलग करूंगा, क्या बोला मैं? दोनों को अलग अलग करूंगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? Q1 + Q2 बाई 2, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? Q1 + Q2 बाई 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे Q1 + Q2 अगर मैं करूं तो ये कितना आना है? -1 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। +3 -4 -1। अब देखो इसमें कितना आ जाएगा? देखो इस चार्ज का आधा तो -1/2 माइक्रोकूलम, और इसमें कितना आ जाएगा? -1/2 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे इसको डायरेक्ट आधा कर दे रहे थे और इसको आधा कर दे रहे थे, है ना। तो इससे गलत हो जाता। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे, अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पढ़ने वाले कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी चार्ज। इसमें क्या होता है ना कि कहा जाता है कि चार्ज जितना पहले था बाद में भी उतना ही होगा। तो एक बात बताओ, पहले कितना चार्ज था ये दोनों बॉडी के बीच में? ये दोनों बॉडी मिला करके पहले कितना चार्ज था? तो पहले कितना था? इतना। और बाद में कितना हो गया? यस, देखो ये पहले इतना था ना, और बाद में भी कितना हुआ? दोनों को जोड़ करके देखो तो इतना ही आएगा क्या? यस, डेफिनेटली आएगा। तो वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। नेक्स्ट टॉपिक है ना। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशन लिख लिया आपने, है ना, और ये एक्सप्लेनेशन है स्केलर क्वांटिटी का। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जल्दी से उतार ले इसे। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3, क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद है? यस, ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? ये बोलता है कुल मिलाकर के सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक्चुअली फिजिक्स होता ही यही चीज है कि आप इसे जितना सिंप्लीफाइड करके पढ़ो उतना मजा आने वाला है ना। और ये चैनल तो ऐसे भी डेडिकेटेड है वैसे स्टूडेंट को जिनको फिजिक्स से बहुत नफरत है, जिनका ये मानना है कि न्यूटन साहब जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उस दिन पेड़ गिरना चाहिए था, ना कि यस सेब नहीं गिरना चाहिए था, पेड़ गिरना चाहिए था, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है ना कि अगर मैं बोलूं 90-40 में एक बॉक्स ले लूं, है ना, एक बॉक्स ले लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे 2 चार्ज रखता हूं, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 3 कूलम और इसकी वैल्यू 2 कूलम, 2 कूलम, है ना। ये बॉक्स 90-40 में मैं रखा। 90-40 एक मूवी है ना, हॉरर मूवी, यस। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं कि यही बॉक्स, अच्छा इस बॉक्स को मैं क्या किया, जमीन में गाड़ दिया, है ना, और उसके बाद फिर बहुत साल बाद ये बॉक्स पाया गया। कब पाया गया? 2020। एक्चुअली मैं वीडियो 2020 में बना रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, पता नहीं आप कब देखते हो। तो इस बॉडी में चार्ज कितना था? यस, इस बॉडी में क्यूब टोटल कैसे निकालेंगे हम लोग? इस दोनों को जोड़ देंगे सर, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी ना, तो 5 कूलम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बाद में जब 2020 में भी देखेंगे ना तो ये क्यूब टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यस 5 कूलम ही होगी, है ना। अगर मैं इस वाले चार्ज को ए बोल रहा हूं और इस वाले चार्ज को बी बोल रहा हूं तो ए का चार्ज कितना है? +3 और बी का चार्ज कितना है? +2 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत 2 कूलम, है ना। अब हो सकता है ये चीज, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये चीज कि यहाँ पे जब 2020 में आप देखें तो कोई भी अंदर में कोई भी प्रोसेस हुआ होगा जिसके कारण हो सकता है कि ये इतना हो और ये वाला 4 माइक्रोकूलम। चौक गए? यस, देखो 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 अच्छे से समझो। हो सकता है कि ये वाला बॉडी का ये +3 कूलम जो है वो 1 कूलम हो जाए। यहां पे कितना है? 1 कूलम है। और ये वाला बॉडी जो था वो कितना हो जाए? 4 कूलम हो जाए, है ना। तो देखो हो सकता है कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाए, लेकिन ओवरऑल इस जो सिस्टम है, जो क्लोज सिस्टम है, उस सिस्टम में टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है बता दो? 5 कूलम। देखो जितना पहले था 90-40 में जितना था उतना ही चार्ज कितना है 2020 में भी है ना। तो इससे क्या समझ में आया है? इससे ये समझ में आया कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है ना। देखो अच्छा, और एक चीज क्या समझ में आया कि ये वाला अपना 2 चार्ज क्या किया? शेयर कर दिया। अरे किया ना? यस, अच्छा ये किया, है ना, जो भी किया। तो जब शेयर किया तो जितना कम हुआ, जैसे इससे 2 यूनिट कम हुआ तो वो 2 यूनिट यहां पे आके जुड़ गया। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि यहां से 2 यूनिट कम हुआ और यहां पे 1 यूनिट गया, ठीक है ना, और 1 यूनिट क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या होता है कि यहां से अगर 2 यूनिट चार्ज निकलेगा तो यहां पे कितना पहुंचेगा? 2 यूनिट चार्ज ही पहुंचेगा। बीच में कहीं पर भी नष्ट होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो फिर ऐसा भी नहीं है कि ये कितना हो जाए? 5 हो जाए और ये 1 रहे, है ना। ना ही क्रिएट हो सकता ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जाम्पल, आप इसे जल्दी उतार लें। बच्चों मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया है, चूंकि आप बहुत सारे बच्चे बोर्ड के भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए मैं स्टेटमेंट लिख दिया हूं, आप इसे लिख लें। देखो क्या चीज है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? वैसा सिस्टम जिससे चार्ज भाग नहीं सकता, है ना। जैसे मैं अगर एक रूम बना दूं और रूम में सारी खिड़की दरवाजा वगैरह वगैरह सारी चीज बंद कर दूं और आपके हाथ में फावड़ा नहीं दूं, है ना, आपके हाथ में फावड़ा भी नहीं दूं, आपको कुछ भी नहीं दूं, तो अब क्या हो गया? आइसोलेट हो गया, है ना।
और आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो। एक्चुअली मैं जिस वक्त वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त कोविड-19 का है ना, कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है एंड वी आर ऑल्सो आइसोलेटेड, है ना, हम लोग भी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। खैर आते वापस में, आइसोलेटेड सिस्टम जिससे चार्ज बाहर नहीं जा सकता है। टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब क्या है कि वो आइसोलेटेड बॉडी में, है ना, कभी भी चार्ज चेंज नहीं करेगा। और क्या है, इंडिविजुअल चार्ज में चेंज बट टोटल चार्ज इज ऑलवेज सेम, ठीक है, कांस्टेंट, जितना पहले था बाद में भी उतना ही है। तो आप इसे जल्दी से लिख लें, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब क्या है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। मीन्स जो बॉडी, सपोज करो ये बॉडी है ना, इसमें क्या है, कितना चार्ज है, मैं मान लेता हूं कि इसमें चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। अच्छा, ये क्या है, अभी स्पीड कितनी है, 0 है ना। और इसको मैं अगर स्पीड दिला दूं, कितना दिला दूं, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज दिस वैल्यू, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के आधे के स्पीड में। तो देखो यहाँ पे चार्ज कितना था, क्यों, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि जब वो रेस्ट में था तो उसमें इतना चार्ज है, और जब वो मोशन में चला गया, अच्छा कितनी स्पीड में चला गया, इतनी स्पीड में चला गया, तो उस बॉडी में चार्ज जो होगा वो कितना होगा, है ना, ये आपको आंसर देना है। तो ठीक है, तो सोचिए आप कितना होगा। बहुत सारे बच्चे तो ये वाला फार्मूला लिख दिए होंगे, हाँ सर मास भी तो चार्ज की तरह ही होता है, ये वाला फार्मूला लिख दिए होंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा। क्या है, मास स्पीड पे डिपेंड करता है, मास इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज वेरिएबल क्वांटिटी, मैं समझाऊंगा अभी, है ना। मास वेरिएबल क्वांटिटी ना कि कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मास क्या होता है, स्पीड बढ़ने के साथ साथ वेरी करता है, कैसे वेरी करता है, बढ़ता है ना। लेकिन चार्ज क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी, इसको इनवेरिएंट करके लिखता है। तो खैर उतना ज्यादा ये में नहीं जाना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पीड में रहा तो फिर ऐसे हो, उतना में नहीं जाना है, बस ये जान लो, सिंपल सा स्वीट सा। तो इसका चार्ज कितना होगा, जितना पहले था, क्योंकि वो वैरी नहीं करता। तो कितना हो गया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, साल मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है ना। ठीक है, अब थोड़ा आ जाते हैं मास में, है ना। देखो मास क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है। क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी। जब कोई बॉडी, कब वेरिएबल क्वांटिटी है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के लगभग स्पीड से अगर मूव करता है तो उसकी मास क्या हो जाती है, वेरी कर जाती है ना। देखो यहाँ पे जब ये आपकी स्पीड है, ये जो v है ना, ये आपकी स्पीड है, और ये c की वैल्यू यहाँ पे है ना। c की वैल्यू कितनी होती है, ये वाली वैल्यू है। तो अगर v बढ़ेगा तो आपका मास भी बढ़ेगा। ये m0 क्या है, इफेक्ट रेस्ट मास है ना, ये क्या है, रेस्ट मास, और ये इफेक्टिव मास है ना। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मास बढ़ेगा। देखो ना, ये वाला वैल्यू बढ़ेगा, है ना। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये वाली चीज एक बड़ी संख्या से माइनस होगी, तो 1 को जितनी बड़ी संख्या से माइनस करोगे उतनी छोटी वैल्यू आ जाएगी। अब वो छोटी वैल्यू को m0 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। और स्पीड अगर घट रहा है तो मास भी घटता है ना। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। तो मास अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी और वेरिएबल क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये समझ लो कि वो ये जानना चाह रहा है कि आपको ये बात पता है या नहीं है। तो क्या आपको पता नहीं है, पता हो गया सर, अब समझ में आ गया, यस ठीक है। ये है कि मास एक वेरिएबल। तो आप डायरेक्ट उससे पूछना कि सर
आप कितनी स्पीड के बारे में बात कर रहे हो? नॉर्मल स्पीड में तो कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो स्पीड ऑफ लाइट की कंपैरिजन वाले स्पीड में घूम रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वैरी कर जाएगा। कैसे वैरी करेगा? स्पीड बढ़ेगा तो मास भी बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, तो खैर हम लोग ये में पढ़ लेते हैं। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी, है ना। इसे भी आप जल्दी उतार लें। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? चार्ज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, है ना। ये क्या चीज कहता है? क्या कहता है कि चार्ज जब भी होगा तो अपने साथ मास रखेगा, सिंपल लैंग्वेज में, है ना। आप चाहे तो इसे अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। चार्ज जहां भी रहेगा वो अपने साथ मास रखेगा ही, है ना। जब भी ए रहेगा तो बी रहेगा ही, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे सपोज करो राम एंड श्याम, है ना, राम एंड श्याम। देखो ये मतलब ऐसी बात है, इसलिए समझाना पड़ रहा है मुझे। ये है स्कूल उनका, है ना, स्कूल, है ना। तो ये बोल रहा है कि राम जब जाएगा तो श्याम तो जाएगा ही। राम जाएगा तो श्याम को खींच के ले जाएगा स्कूल, है ना। लेकिन अगर श्याम गया स्कूल तो जरूरी नहीं है राम भी जाए। समझ गए? जरूरी नहीं है राम भी जाए, हो सकता है राम भी थोड़ा बदमाशी कर दे। कुल मिलाकर के ये पता चला कि ये जो है ये थोड़ा नटखट है, और वो क्या कर रहा है, इसको क्या साथ में ले जाएगा। जब भी जाएगा, ये जाएगा तो ये जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये जाएगा तो हो सकता है ये बहाना कर दे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इससे ये पता चला कि देखो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, है ना, बट मास may or may not carry चार्ज, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो चार्ज क्या है, हमेशा अपने साथ मास रखता है, लेकिन जरूरी नहीं है मास भी हमेशा अपने साथ चार्ज रखे। ठीक है, तो बेहतर होगा। ठीक है, तो यही था 5वां नंबर, और इसमें थोड़ा सा मास के बारे में बता देता हूं, है ना। आप लोग इसे लिख लिए होंगे उम्मीद है। यस, देखो क्या होता है, अगर मैं इससे इस टॉपिक को अच्छे से जानने के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना होगा। कितना होता है 1.6 इंटू ओहो ये तो चार्ज लिख रहे हो सर। कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है। एक्चुअली मास ऑफ न्यूट्रॉन 0.03 बड़ा होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। अभी हम लोग बराबर लेकर के चल रहे हैं। तो ये कितना 1.6 इंटू 10⁻, कितना लिख दूं मैं, -27 किलोग्राम, है ना। इसे आप पहले नोट डाउन करें। ये मास ऑफ इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा, है ना। कैसे होता है ऐसे लिख रहा हूं, है ना। अब देखो अगर बहुत ज्यादा प्रिसाइजली लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज, सबसे छोटा कौन सा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ना यहाँ पे -31 है, यहाँ पे -27 है, तो मास सबसे कम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का हो गया, है ना। अब देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सपोज करो ए नाम का एक बॉडी था, है ना, जिसका मास कितना था? m। ये अपने से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और वो बी बॉडी में चला गया। किस बॉडी में चला गया? बी बॉडी में, जिसका मास मैं इसको m1 कर दूं और इसको m2 कर देता हूं, है ना, जिसका मास m2 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकला?
2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है सर? एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा सर? इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो अपने साथ कितना मास लेके जा रहा है? 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इतना किलोग्राम मास लेकर के जा रहा है। ठीक है, बहुत कम है, छोटा है लेकिन है। तो इसमें कितना मास की कमी हो जाएगी? 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या है? ये है n, कितना नंबर निकल रहा है, और ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किससे माइनस हो गया? इसके प्रीवियस मास से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ इसमें, इसका किस्सा करते हैं। इसका मास कितना था? m2। अच्छा, ये मास आकर के इसमें चला जा रहा है ना? यस, ये मास आकर के इसमें क्या होगा? ऐड ही तो होगा ना। अरे इलेक्ट्रॉन आकर के घुस गया, इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास ले आया, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? इसमें तो चला जाएगा ना। तो ये कितना चला जाएगा? प्लस में 10⁻31। अच्छा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? m2 प्लस n me। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? कोई दिक्कत? अच्छा सर, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास काम आएगा क्या? यस, काम आएगा। देखो, अगर मैं बोलूं इनिशियल मास कितना था दोनों का? इनिशियल मास, और इधर मैं लिखूंगा फाइनल मास। बोर्ड कवर कर रहा है ना? हाँ चलो ठीक है। देखो एक चीज देखो, इनिशियल मास दोनों का कितना था? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। फाइनल मास कितना है देखो तो, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ये वाला मास प्लस ये वाला मास, तो कितना आ जाएगा? n me प्लस m2 प्लस n me। देखो ये दोनों कट गया, और फाइनली कितना हो गया? m1 प्लस m2। तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया? यस, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर दिया, है ना। तो ठीक है, तो ये कंजर्वेशन चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास का ये एक्सप्लेनेशन है ना। आप इसे जल्दी से लिख लो। तो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, है ना। ट्रांसफरेबल मतलब क्या बोलता है? इफ देयर इज, यहाँ पे इसको पूरा कर देता हूं, बहुत सारे बुक में ये चीज छुटी हुई। इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, है ना, डिफरेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दो बॉडी को मैं जिसमें चार्ज डिसबैलेंस है, तो उसमें क्या होगा ना, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में थ्रू कंडक्शन प्रोसेस। वो प्रोसेस का क्या नाम रहेगा? कंडक्शन। एक्चुअली जो हमें पढ़ना है वो कंडक्शन ही पढ़ना है, इसलिए हम लोग कंडक्शन में फोकस करेंगे, है ना। तो कंडक्शन प्रोसेस के जरिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कब चार्ज ट्रांसफर होगा? जब देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। नहीं तो चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मैं सपोज करो यहाँ पे एक बॉडी रखा और यहाँ पे एक बॉडी रखा, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका मैं V1 बोल रहा हूं और इसका V2। अगर दोनों बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस है तभी चार्ज का ट्रांसफर होना पॉसिबल है, नहीं तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। तो मतलब ट्रांसफर होगा मतलब क्या है कि अगर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें कितना चला जाएगा? इसका जितना भी चार्ज होगा उसमें क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से जितना चार्ज निकलेगा वहां पे जाकर के ऐड हो जाएगा। और ये चीज फ्लो कब तक चलते रहेगा? ये फ्लो तब तक चलते रहेगा जब तक, अभी यहाँ पे क्या है, V1 माइनस V2 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। मतलब देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। और ये फ्लो होना कब तक चलते रहेगा? जब V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा, है ना। और इस समय दोनों में चार्ज की संख्या और चार्ज की वैल्यू बराबर हो जाएगी, है ना। चार्ज की वैल्यू एक्चुअली बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या है, छठा प्रॉपर्टी ये है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल इफ देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। आप इसे भी जल्दी से नोट कर लेंगे।
हाँ, सातवां प्रॉपर्टी, ठीक है ना, सातवां प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज। देखो, ये चीज मैं लेक्चर नंबर 1 में मतलब शुरुआत में ही डिस्कस किया हूं, फिर से बता दे रहा हूं। अगर चार्ज रेस्ट में रहा, क्या रहेगा? रेस्ट में रहा, ठीक है ना, तो वो क्या क्रिएट करेगा? अच्छा, ये प्रॉपर्टी ही है, चार्ज की प्रॉपर्टी ही है, गुण है चार्ज की, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। अगर चार्ज रेस्ट में रहा तो वो क्या क्रिएट करेगा? व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। रेस्ट मतलब क्या हुआ? v की वैल्यू जो है, स्पीड, मैं v स्पीड को इंडिकेट करूंगा, v अगर 0 है तो वो क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर v इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो इसमें दो केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं? दो केसेस। u इज इक्वल टू v, दैट मीन्स क्या हो रहा है बताइए? हाँ, इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू फाइनल स्पीड। मतलब क्या हो रहा है? ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अरे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन यही, यहाँ पे बता देता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है सर? एक्सेलरेशन यही तो होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, है ना। अब दोनों बराबर है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। मतलब क्या हो गया कि आराम से निकल रहा है ना। ऐसे ही बताया था मैं कि सपोज करो मैं बाइक चला रहा हूँ और आप पीछे बैठे हुए हो, मैं ऐसा करके एक्सेलरेटर लेकर के रुका हुआ हूँ, ये घटा बढ़ा नहीं रहा हूँ, तो आपको मजा आएगा? तो आप बोले थे सर बिल्कुल मजा नहीं आएगा, है ना, जब तक आप ऐसे ऐसे ना करो। तो ये वाला रुका हुआ जो था वो क्या था? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कैसा? यूनिफॉर्म मोशन था, है ना। उसमें u की वैल्यू जितनी, v की वैल्यू उतनी, है ना। तब ये क्या क्रिएट करेगा? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर वो चार्ज u इज नॉट इक्वल टू v हुआ, मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। फील लेने के लिए क्या? ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं आप। कैसे चल रहे हो, है ना, ओए 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 करके चल रहे हो, ठीक है ना। आप लोग रास्ता में ऐसे ही चलते हो ना, यस। तब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज जब रेस्ट में रहेगा, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, तब वो क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट में नहीं हुआ, अगर उसकी स्पीड 0 नहीं हुई, है ना, तब दो केस बनता है, पहला ये, दूसरा ये। पहला ये, अच्छा मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं अभी, है ना। एक्चुअली एक्सेलरेशन दो कारण से बनता है, एक स्पीड वेरी करने का और एक डायरेक्शन वेरी करने का। मैं वो चीज में नहीं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में काम कर रहा हूँ, है ना। तो u इज इक्वल टू अगर v हो गया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और u नॉट इक्वल टू v हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएट करेगा, ठीक है ना। तो आप इसे भी जल्दी उतार लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है, जो मतलब कोई प्रॉपर्टी अगर आप भूल गए, एक्चुअली ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको मतलब ये सब बच्चों को याद रहता है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में रखा। ये क्या है? अगर सेम नेचर का चार्ज होगा, सेम चार्ज, अच्छा मैं नेचर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? नेचर की। नेचर दो होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है। तो सेम नेचर का चार्ज रहा तो इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन, है ना। ये देखो, हाँ चलो, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। और अगर डिफरेंट नेचर का हो, है ना, अनलाइक बोलते हैं इसको, है ना, हो सकता है इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, यही प्रोबेबिलिटी बनती है। तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, ठीक है, आप इसे भी उतार लें। तो फिलहाल ये वीडियो खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, और कोई डाउट हो रहा है तो काइंडली हमसे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।